हमारी कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट्स के एक एयरपोर्ट से, जहां हम ब्रैंडन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ट्रेलर में एक बहुत बुरा सपना देखकर जागता है, जिसमें उसने एक औरत को समुंदर के नीचे बिल्कुल निराशा में बूझते हुए देखा था। उसे एहसास होता है कि वो लेट हो सकता है, तो वो जल्दी से तैयार होने लगता है और रोज की तरह अपने काम के लिए निकल पड़ता है। इधर जेड नाम का लड़का अपने दोस्त काइल के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे लोग कैबो के एक रिजॉर्ट पर ट्रिप पर जाने वाले थे। जब उसकी गर्लफ्रेंड एवा आती है तो वो बताती है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड ब्रैंडन भी उसके साथ आएगा, क्योंकि उसका फादर उसे प्रोटेक्शन के बिना कहीं दूर नहीं जाने देता। जेड को तो पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड गवर्नर की बेटी है, फिर भी वो कहता है कि रिजॉर्ट के बीच में बॉडीगार्ड की क्या जरूरत। लेकिन तभी एवा को उसके फादर का फोन आता है। मजाक करने के मूड में काइल पूछता है कि ब्रैंडन इतना फोकस्ड क्यों है, और वो जवाब देता है कि हर सिचुएशन में कुछ खतरनाक होने की संभावना होती है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट में घूम रहे हर इंसान के बारे में बताने लगता है, जिससे काइल बहुत इंप्रेस हो जाता है उसकी प्रोफेशनलिज्म से। कुछ मिनट बाद ग्रुप बोर्डिंग गेट की तरफ जाता है और वहां एक अटेंडेंट एवा को पहचान लेती है और मजाक में कहती है कि उसका वोट अभी के गवर्नर को ही जाता है। आगे एयरपोर्ट के दूसरी तरफ मार्टी और हैंक अपनी ग्रैंड डॉटर रोजा के साथ बैगेज क्लेम से अपना सामान ले रहे थे, जहां रोजा अपने बैकपैक में अपना पसंदीदा टेडी बेयर रखे हुए थी। स्टेयर्स से नीचे जाने से पहले बूढ़ी औरत कहती है कि वो बोर्डिंग गेट्स पर अपने परिवार से मिलेगी। कहती है कि जाने से पहले उसे कुछ काम है, तो लड़की अपने दादा के साथ प्लेन की तरफ चल पड़ती है, जो उसको अपनी सोल्जर वाली जिंदगी की बहुत सी कहानियां सुनाता है। बात करते करते रोजा का टेडी बेयर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो अब बैकपैक में नहीं था। कुछ देर बाद जेड और काइल एवा के साथ प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं। एवा पहले ही इरिटेट हो चुकी होती है। उसकी दोस्त उससे बार बार उसकी पढ़ाई और करियर चॉइसेस के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं। रास्ते में एवा की नजर जमीन पर पड़े टेडी बेयर पर पड़ती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती, और जब वो जेड और काइल की बातों से बिल्कुल पक जाती है तो उनसे दूर चल पड़ती है। उसी वक्त रोजा को अचानक एहसास होता है कि उसका पसंदीदा टॉय उसके बैकपैक में नहीं है। वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। इसी दौरान रोजा एवा से टकरा जाती है, जिससे एवा का कोट गंदा हो जाता है। गुस्से में एवा चिल्ला पड़ती है। डांट सुनने के बाद रोजा रोने लगती है और अपने दादा के पास दौड़कर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद एवा को लड़की के साथ बुरा बिहेव करने का गिल्ट होता है। वो पलटकर टेडी बेयर ढूंढती है और उसे रोजा को वापस देने का फैसला करती है। अपना पसंदीदा टॉय वापस पाकर रोजा बहुत खुश हो जाती है। कुछ घंटों बाद सब लोग अपनी फ्लाइट में चढ़ जाते हैं और सफर शुरू होता है। प्लेन के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो रोजा को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है तुम्हारा टेडी बेयर आज एक बहुत बड़ी एडवेंचर पर जाने वाला है। जब एवा इकोनॉमी क्लास की तरफ जाने लगती है तो ब्रैंडन उसे वार्न करता है कि ये उसके टिकट के हिसाब से सही एरिया नहीं है। एवा बिना रुके जवाब देती है कि फ्लाइट फुल नहीं है, तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। आखिरकार ब्रैंडन उसे जेड के पास बैठने देता है। बाद में काइल तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि वो नैनी की तरह बिहेव कर रहा है। काइल की बातों से ब्रैंडन क्लियरली इरिटेट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी सीट पर चला जाता है। जैसे ही टेक ऑफ शुरू होता है, फ्लाइट अटेंडेंट सेफ्टी ब्रीफिंग देना शुरू कर देते हैं। काइल फिर से मजाक उड़ाने लगता है। डैनिलो के इक्विपमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस की नकल करता है और जोर जोर से हंसी उड़ाता है। अपने दोस्त को डराने के लिए काइल कहने लगता है कि प्लेन में काफी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसीलिए पैसेंजर्स इतने कम है। जेड तुरंत उसे टोकता है। वो समझाता है कि फ्लाइट खाली इसीलिए है क्योंकि सब लोग ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट्स फिर से भीड़ से भर जाएंगे। तभी प्लेन में हल्की सी टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। रोजा अपने दादा दादी से मिली हुई स्वीट्स खा रही होती है जब मार्टी नोटिस करती है कि शायद कुछ बर्ड्स टर्बाइन से टकरा गए हैं। पैसेंजर्स को कुछ सेकंड्स के लिए तेज झटका महसूस होता है, लेकिन पायलट्स प्लेन को कंट्रोल में ले आते हैं। डनीलो अनाउंसमेंट करता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसकी आवाज सुनकर एवा थोड़ी शांत हो जाती है। रोजा विंडो से बाहर देखती है और डर के मारे नोटिस करती है कि टर्बाइन में आग लगी हुई है। प्लेन में गड़बड़ का एहसास होते ही पायलट्स तुरंत अनाउंसमेंट करते हैं कि सब पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट्स बांध ले। साथ ही क्रू को कैबिन में आकर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बुलाया जाता है। अचानक टर्बाइन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर प्लेन के स्ट्रक्चर की तरफ उड़ता है। वो दीवारों को चीरता हुआ निकल जाता है और कैबिन में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। प्रेशर के अचानक चेंज होते ही प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग अपनी सीट से उखड़ जाते हैं और प्लेन हवा में ही बिखरने लगता है। लोग जो मिलता है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी काम नहीं आता। कुछ ही पलों में कई पैसेंजर्स सीधे प्लेन से बाहर खींच लिए जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद
प्लेन समुद्र से टकराता है। जोरदार इम्पैक्ट के साथ ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ब्रैंडन भी उनमें होता है, जो उड़ते हुए प्लेन के टुकड़े की चोट से वहीं ढह जाता है। टकराव के बाद प्लेन के अंदर बची हुई सीट्स भी अपनी जगह से निकल जाती है। वो एक साथ कैबिन में उड़ती हुई बाकी बचे सर्वाइवर्स को भी अपनी चपेट में ले लेती है। जो कुछ पल पहले एक नॉर्मल फ्लाइट थी, वो अब एक भयानक हादसे में बदल चुकी होती है। इम्पैक्ट के बाद एवा चारों तरफ देखती है और शॉक हो जाती है कि काइल का एक हाथ का हिस्सा एक्सीडेंट में कट गया है। थोड़ी देर बाद प्लेन और ज्यादा धीरे धीरे डूबने लगता है और तीनों को एहसास होता है कि अब वे समुद्र के नीचे 100 मीटर गहराई में फंस गए हैं और चारों तरफ अंडर वाटर पहाड़ है। रिकवर करने की कोशिश में सर्वाइवर्स को डनीलो को देखकर सरप्राइज होते हैं, जो क्रू कैबिन में छुपकर बचा था। तभी ग्रुप को पानी से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और एवा को पता चलता है कि ब्रैंडन भी जिंदा बच गया है और उसने रोजा और मार्टी को भी बचा लिया था। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से अपने बॉडी में घुसा मेटल ऑब्जेक्ट निकालता है, जबकि डनीलो अपने फर्स्ट एड स्किल्स से बूढ़ी औरत को रिवाइव करता है। अपने दादा को ना देखकर रोजा पूछती है कि वे कहाँ हैं, लेकिन ब्रैंडन बताता है कि वो बूढ़ा आदमी एक्सीडेंट में मारा गया और ये खबर लड़की को बिल्कुल तोड़ देती है। सर्वाइवल का कोई चांस बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड एक्सप्लेन करता है कि सबको शांत रहना होगा और डनीलो को कहता है कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से को चेक करे कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ब्रैंडन ये भी बताता है कि वे एक एयर बबल में हैं और प्लेन पहाड़ों से अटका हुआ है, तो उनके पास थोड़ा टाइम है एस्केप की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। डनीलो बताता है कि क्रैश से पहले पायलट्स ने एयरपोर्ट डिस्पैचर से कांटेक्ट कर लिया था। इसका मतलब ये था कि सर्वाइवर्स की तलाश शुरू हो चुकी होगी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन तेजी से खत्म होती जा रही थी। डनीलो कैबिन में जाकर ऑक्सीजन टैंक्स चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि सारे टैंक्स बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि उसकी एक कलीग ने जरूरी चेंज टाइम पर नहीं किया था। इसी बीच मार्टी याद दिलाती है कि एक पैसेंजर के पास पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर था, क्योंकि उसकी कंडीशन सीरियस थी। ब्रैंडन बिना वक्त गंवाए उस सिलेंडर को ढूंढने निकल पड़ता है। तब वो बूढ़ी औरत सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके मरे हुए हस्बैंड की कैप भी साथ ले आएगा। जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड काइल से कहता है कि जैसे ही वो वापस आएगा उसकी इंजरीज का इलाज करेगा। ब्रैंडन पानी के अंदर जाकर सबमर्ज्ड कॉरिडोर्स में डाइव करता है। कुछ जरूरी चीजें इकट्ठी करने के बाद वो बिना किसी डर के वापस ग्रुप के पास लौटने की तैयारी करता है, ये सोचे में ना कि एक बड़ी शार्क उस पर नजर जमाए हुए थी। रिएक्ट करने का मौका मिलने से पहले ही शार्क अचानक अटैक करती है। एक जबरदस्त बाइट के साथ वो ब्रैंडन की बॉडी को पकड़ लेती है। कुछ ही सेकंड्स बाद एवा पानी के अंदर अपने सिक्योरिटी गार्ड को देख लेती है और ब्रैंडन किसी तरह ऑब्जेक्ट्स उन तक पहुंचा देता है, लेकिन साथ ही कह देता है कि अब उन्हें खुद ही सर्वाइव करना होगा। ये सुनते ही एवा समझ जाती है कि ब्रैंडन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और तभी एक झटके में शार्क उसे नीचे की तरफ खींच लेती है और ये सीन देखकर सब लोग डर के मारे सुन्न हो जाते हैं। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना खतरनाक है। ग्रुप जल्दी से क्रू कैबिन में इकट्ठा हो जाता है। मार्टी कहती है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, रेस्क्यू का इंतजार। तब बूढ़ी औरत डनीलो से कहती है कि वो फर्स्ट एड किट ले आए ताकि काइल के हाथ की बड़ी फ्रैक्चर का इलाज किया जा सके। एवा जल्दी से ट्रिप के दौरान पड़ रही मैगजीन्स उठा लेती है और काइल की हड्डी वापस जगह पर सेट करने के बाद मार्टी जख्म पर बैंडेज कर देती है। इसी बीच बेटी के गायब होने से परेशान गवर्नर कई मिलिट्री यूनिट्स को मिसिंग प्लेन ढूंढने का ऑर्डर देता है, लेकिन अभी तक किसी भी टीम को कोई सुराग नहीं मिला था। कैबिन के अंदर सर्वाइवर्स रेस्क्यू का इंतजार कर रहे होते हैं। डनीलो मार्टी से पूछता है कि उसे फर्स्ट एड का इतना एक्सपीरियंस कहां से आया। मार्टी बताती है कि वो कई सालों तक वॉर के दौरान मिलिट्री पैरामेडिक थी। उसी वक्त उसकी मुलाकात अपने हस्बैंड हैंक से हुई थी। तभी अचानक ग्रुप नोटिस करता है कि पानी का रंग लाल होता जा रहा था। तब उन्हें समझ आता है कि शार्क्स एक्सीडेंट के बाद मरे हुए लोगों की बॉडीज पर अटैक कर रहे हैं। रोजा को शांत करने के लिए एवा उसे तसल्ली देती है और कहती है कि कई हेलीकॉप्टर्स उन्हें ढूंढ रहे होंगे और वो जल्द ही घर वापस जाएंगे। उधर मिलिट्री टीम्स मिसिंग एयरक्राफ्ट की तलाश जारी रखे हुए होती हैं। कुछ भी हाथ ना लगने पर कंट्रोल सेंटर उन्हें वही एरिया में रहने को कहता है जब तक प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का कोई इंडिकेशन ना मिल जाए। इधर कैबिन के अंदर पानी के लेवल को देखकर एवा कैलकुलेट करती है और कहती है कि पूरी तरह डूबने से पहले उनके पास लगभग 4 घंटे है। लेकिन स्ट्रक्चर से आने वाली आवाजों को सुनकर जेड कहता है कि शायद उनके पास इतना भी वक्त नहीं होगा। वो समझाता है कि प्लेन की एल्यूमिनियम वॉल्स बहुत पतली होती है। ये कोई सबमरीन नहीं है जिसमें मोटी मेटल वॉल्स पानी के प्रेशर को झेल सके। अगर प्रेशर बढ़ता गया तो प्लेन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कुछ सोचने की कोशिश में प्लेन अचानक फिर से स्लाइड करने लगता है।
समुद्र के अंदर 100 मीटर तक फिसलता हुआ, पर आखिरकार वो एक बड़ी क्लिफ के किनारे पर जाकर रुक जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि कैबिन के अंदर मौजूद ग्रुप अभी तक सेफ था, बिना ये समझे कि वो एक गहरे समुद्री अबिस में गिरने से सिर्फ कुछ ही मीटर दूर है। प्लेन के आसपास का एरिया देखकर एवा सिचुएशन एनालाइज करती है। वो कहती है कि उन्हें एग्जिट होल तक स्विम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्लेन धीरे धीरे और ज्यादा डूब रहा है। जेड घबरा कर कहता है कि चारों तरफ भूखे शार्क्स होंगे। इस पर एवा जवाब देती है कि उन्हें किसी चीज का यूज करके शार्क्स को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर रोजा बोल पड़ती है कि प्रेडेटर्स को बबल्स पसंद नहीं होते। काइल तुरंत उसे डांट देता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशन में एक बच्ची की बात नहीं सुनी जा सकती। कुछ पल बाद काइल को याद आता है कि प्लेन में 2 डाइवर्स सफर कर रहे थे। वो सजेस्ट करता है कि उनके ऑक्सीजन टैंक्स रिकवर करने की कोशिश की जाए जो एयरपोर्ट पर चेक इन किए गए थे। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट डनीलो एक्सप्लेन करता है कि कैबिन के अंदर एक हैच के थ्रू लगेज कंपार्टमेंट तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली कर दिए जाते हैं प्लेन में रखने से पहले, ताकि प्रेशर का कोई इशू ना हो। अवा कहती है कि वो मास्क्स और वेट सूट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जेड मना करता है और कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। काइल समझाता है कि इक्विपमेंट होने के बावजूद वो सरफेस तक टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसे जैसे प्लेन और नीचे डूबता जाता है, उनके पास ऑप्शंस भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। अपना डर छुपाने की कोशिश में अवा ग्रुप से कहती है कि सब लोग लगेज कंपार्टमेंट्स चेक करें, और वो खुद बाथरूम में चली जाती है, जहां वो अकेली होते ही रो पड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे और आगे क्या होने वाला है। इधर जेड और काइल एक लगेज कंपार्टमेंट खोलकर स्विमिंग गॉगल्स ढूंढ निकालते हैं, लेकिन गलती से इक्विपमेंट टूट जाता है और फिर दोनों बिल्कुल टूट से जाते हैं। अब उनके पास न प्लान है न कोई बैकअप। उसी वक्त ऊपर सरफेस पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर समुद्र में प्लेन के कुछ रैकेज देख लेता है। सरफेस पर कोई सर्वाइवर नजर नहीं आता, तो हेलीकॉप्टर क्रू तुरंत मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को अलर्ट करता है। फ्यूल कम होता जा रहा होता है, इसलिए कैप्टन ऑर्डर देता है कि 15 मिनट में एरिया सर्च करो, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके कलेक्ट करो। कुछ ही देर बाद टीम एरिया को सर्च करना शुरू कर देती है। 2 डाइवर्स को पानी के अंदर भेजा जाता है मिसिंग एयरक्राफ्ट ढूंढने के लिए। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो समुद्र के नीचे डूबा हुआ प्लेन ढूंढ लेते हैं। कैबिन के अंदर लाइट्स ऑन देखकर वो सर्वाइवर्स की तलाश में और पास जाने लगते हैं। यहाँ प्लेन के अंदर रोजा डाइवर्स को आते हुए देख लेती है। कैबिन के अंदर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। सबको लगता है कि फाइनली अथॉरिटीज ने उन्हें ढूंढ लिया है। एक सोल्जर अपने पार्टनर को सिग्नल देता है कि एयरक्राफ्ट के होल के पास जाएं। लेकिन उससे पहले कि वो अपने कलीग को अलर्ट करें, सर्वाइवर्स पीछे से आते हुए एक शार्क को देख लेते हैं। ग्रुप डेस्परेट होकर डाइवर को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो क्रीचर सरप्राइज अटैक करता है और डाइवर को आसानी से अपना शिकार बना लेता है। इस डिले की वजह से पायलट्स को एहसास होता है कि फ्यूल खतरनाक लेवल तक कम हो रहा है। वो तुरंत मिलिट्री बेस को अलर्ट करते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ज्यादा हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएं, ताकि सर्वाइवर्स को वापस सेंटर तक ले जाया जा सके। इसी बीच एवा को लगता है कि दूसरे डाइवर का बॉडी एयरक्राफ्ट के एंट्रेंस के पास ही होगा। वो जेट से कहती है कि दोनों साथ चलकर प्लेन के होल तक जाएं, ताकि बॉडी के साथ पड़ा ऑक्सीजन टैंक यूज किया जा सके। कॉरिडोर को ध्यान से एनालाइज करने के बाद एवा बताती है कि उसे एक ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अचानक जेड का पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर पड़ता है। ग्रुप के पास वापस आने से पहले ही एक फेरोशियस शार्क जेड पर अटैक कर देता है। वो उसकी टांग पर जोर से काट लेता है। दर्द और डर से जेड पागल हो जाता है। जल्दी से एवा और डनेलो उसे खींचकर कैबिन के अंदर ले आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, सबको सच का पता चलता है। जेड की टांग घुटने के नीचे से शार्क काट चुकी होती है। तुरंत फर्स्ट एड शुरू होता है। मार्टी रोजा से कहती है कि वो कर्टन के दूसरी तरफ ही रहे और पानी के पास बिल्कुल ना जाए। डनेलो कैबिन के कंपार्टमेंट से एक बेल्ट निकालता है। उसकी मदद से बूढ़ी औरत जेड की टांग पर टाइट टॉर्निकेट लगाती है। जेड कमजोर आवाज में कहता है कि उसे अपनी टांग महसूस ही नहीं हो रही। ये सुनकर मार्टी उसे सच बता देती है। जेड की टांग घुटने से नीचे गायब हो चुकी है। ये बात जेड को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि ट्रायथलॉन्स में कम्पीट करने का उसका सपना अब वहीं खत्म हो गया। जब थोड़ी देर बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, एवा डनेलो से लगेज कंपार्टमेंट खोलने को कहती है। वो एक फ्लेयर उठाती है और डाइवर्स की सूटकेस ढूंढने के लिए अंधेरे पानी में फिर से निकल पड़ती है। बहुत संभल कर आवा फ्लडेड लगेज कंपार्टमेंट में स्विम करती है। उसे ये अंदाजा तक नहीं होता कि वो वहाँ अकेली नहीं है। फिर भी आवा डाइवर्स की सूटकेस आसानी से ढूंढ लेती है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट के पीछे हाथ बढ़ाती है, एक ऑक्टोपस अचानक सामने आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। आगे सूटकेस लेकर आवा सर्वाइवर ग्रुप के पास वापस आती है, लेकिन जब सब देखते हैं कि इक्विपमेंट सिर्फ 4 लोगों के लिए है, तो काइल कह देता है कि जेड को वापस नहीं ले जा पाएंगे। उसकी कंडीशन और बिगड़ चुकी होती है। ये सुनकर आवा टूट जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से
भीख मांगती है कि थोड़ा और सहन कर लो, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे दोनों साथ अलास्का चलेंगे। लेकिन जेड चुप रहकर सिर्फ इतना कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। इसी बीच ग्रुप नोटिस करता है कि कैबिन के आसपास कुछ स्विम कर रहा है। सब लोग विंडोज के पास चले जाते हैं। तभी मार्टी को एहसास होता है कि आवा का बॉयफ्रेंड अब जिंदा नहीं रहा। वो आवा को बताती है और माफी मांगती है कि वो सर्वाइवर को बचा नहीं पाई। ये सुनते ही आवा बिल्कुल टूट जाती है। वो डेस्परेट होकर अपने पार्टनर को रिसेसिटेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डनीलो उसे शांत करने की कोशिश करता है। अपना सबसे प्यारा इंसान खो चुकी एवा रोने लगती है। वो कहती है कि उसने कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया। और तभी अचानक एयरक्राफ्ट फिर से स्लाइड करने लगता है। कॉकपिट बाकी स्ट्रक्चर से अलग हो जाता है। इस पल एवा को एहसास होता है कि पानी और भी तेजी से बढ़ रहा है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अब सर्वाइवर्स एक नया प्लान बनाते हैं। वे लाइफ वेस्ट से बबल्स बनाकर शार्क्स को डराने के बारे में सोचते हैं। उनका आइडिया सिंपल था, जितना ज्यादा नॉइज और मूवमेंट उतना कम चांस है कि शार्क्स उनके पास आएंगे। लेकिन काइल बिल्कुल डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है कि ये प्लान काम नहीं करेगा। फिर वो अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताता है। वो कहता है कि बचपन में वो अपने फादर के साथ स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। एक दिन एक बड़े स्विमिंग पूल के नीचे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे सरफेस पर वापस आना नहीं आता था। उस वक्त उसने बस अपनी सांस रोक ली और फादर से रेस्क्यू की उम्मीद करता रहा, लेकिन उसका फादर कुछ भी नहीं कर रहा था। काफी मुश्किल से काइल बहुत दूर से सरफेस तक पहुंच पाया, 2 मिनट से ज्यादा सांस रोके हुए। ये सुनकर एवा कहती है कि अगर काइल इतनी देर तक सांस रोक सकता था तो इस बार का टाइम काफी है यहाँ से निकलने के लिए। वो अपने दोस्त पर भरोसा करती है। ग्रुप धीरे धीरे तैयार होने लगता है। इसी दौरान प्लेन का कैबिन और ज्यादा कोलैप्स होने लगता है और कॉकपिट बाकी एयरक्राफ्ट से और दूर होता जा रहा था। सब तैयार हो जाते हैं तो मार्टी कहती है कि उसे वेट सूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन में वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी। थोड़ी देर बाद एवा अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कहती है और उसके बाद सब सर्वाइवर्स प्लेन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक कॉकपिट नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। बाकी एयरक्राफ्ट भी ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है। सिचुएशन देखकर एवा तुरंत सबको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करती है कि उन्हें क्या और कैसे करना है। वो सबको समझाती है कि एस्केप के दौरान शांत रहना सबसे जरूरी होगा। सिर्फ 2 ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं, एक पूरी तरह रोजा के लिए रखा जाता है और दूसरा सब अडल्ट्स आपस में शेयर करेंगे। अपनी पोती को डरा हुआ देखकर मार्टी उसे शांत करती है। वो कहती है कि हैंक उसे प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो, और वो सब मिलकर सेफली सरफेस तक पहुंच जाएंगे। प्लानिंग के दौरान बूढ़ी औरत एवा से बात करती है। वो उससे क्लियरली कहती है कि रोजा को हर हालत में बचाना, क्योंकि अगर लड़की साथ रहने की जिद करेगी तो पूरे ग्रुप की स्पीड स्लो हो जाएगी। एवा पहले ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार मान जाती है। जाने से पहले बूढ़ी औरत अपनी पोती से कहती है कि शांत रहना, क्योंकि एवा और टेडी बेयर जितनी देर जरूरत होगी तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही कैबिन के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने के साइंस दिखते हैं, एक सर्वाइवर कहता है कि अब निकलने का टाइम आ गया है। वो लड़की को ऑर्डर देता है कि वेस्ट सिर्फ तब एक्टिवेट करनी है जब वो बाहर निकल जाए या अगर शार्क्स दिख जाए। सबसे पहले रोजा और एवा डाइव करती हैं डनीलो और काइल के साथ, लेकिन उसी पल मार्टी को एहसास होता है कि वो ये जंप नहीं कर पाएगी। वो घबरा जाती है और वापस एयर बबल के अंदर आ जाती है। ये देखकर बूढ़ी औरत पूरी तरह टूट जाती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। पानी कैबिन को ढकने से पहले वो हैंक से कहती है कि मेरी प्यारी पोती को प्रोटेक्ट करना। इसी दौरान काइल पैनिक करने लगता है। वो डेस्परेट होकर वापस एयर बबल की तरफ जाने की कोशिश करता है और उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ती है। शार्क्स उसे नोटिस कर लेती है और कुछ ही पलों में काइल पर हमला करके उसे मार डालती है। अब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। डैनिलो अपना एस्केप जारी रखता है और एवा को काइल के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में वार्न करता है। डेविस्टेटेड होने के बावजूद एवा खुद को संभालती है और प्लान पर टिकी रहती है। वो सिलेंडर्स उठाती है और सब लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना वक्त गवाए डनीलो रोसा के साथ बाहर की पोजीशन ले लेता है। वो एवा को टैंक से एक आखिरी बार सांस लेने देता है। फिर दोनों अपनी वेस्ट्स की रोप खींचते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एस्केप से ठीक पहले एवा को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलता है। एक शार्क अचानक सामने आ जाता है। कुछ पल के लिए लगता है जैसे वो अटैक करेगा, लेकिन वो एवा को इग्नोर करता हुआ सीधा काइल के बॉडी की तरफ चला जाता है। और भी प्रेडेटर्स आते हुए देखकर एवा पैनिक में होल की तरफ स्विम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त एयरक्राफ्ट गिरने लगता है। तेज करंट एवा को पीछे की तरफ खींच लेता है। डेस्परेट होते हुए एवा पूरी ताकत लगाकर स्विम करती है। आखिरी सेकंड में वो प्लेन के बाहर निकल आती है और एक विंग को बेयरली डॉज कर लेती है। तेज करंट की वजह से एवा का वेस्ट उसे फ्लोट नहीं रख पाता। ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है।
लेकिन कुछ सेकंड्स बाद एवा सरफेस तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसका चेहरा पानी के ऊपर आता है वो होश में आ जाती है और सांस के लिए हांफने लगती है। थोड़ी देर बाद एवा पानी में फ्लोट करता हुआ टेडी बेयर ढूंढ लेती है, लेकिन जब उसे रोजा और डनीलो कहीं नजर नहीं आते तो वो घबरा जाती है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर्स की एक पूरी फ्लीट दिखाई देती है। सोल्जर्स स्टील केबल्स नीचे गिराते हैं और लोगों को एक एक करके रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं। एवा को तब जाकर थोड़ा सुकून मिलता है जब उसे पता चलता है कि रोजा और डनीलो को सोल्जर्स पहले ही बचा चुके हैं। अपनी दादी को पीछे छूटते देखकर रोजा रोने लगती है और एवा को जोर से गले लगा लेती है। एवा उसे बताती है कि वो उसका स्टफ्ड एनिमल वापस ले आई है। ये सुनते ही रोजा को अपने दादा की बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि अगर कभी वो मुश्किल में फंस जाएं तो उन्हें बस ऐसा ही एक टेडी बेयर चाहिए होगा। रोजा कुछ पल सोचती है और फिर वो टेडी बेयर को वापस समुद्र में फेंक देती है। आखिरकार सारे सर्वाइवर्स शहर वापस लिए जाए जाने का इंतजार करते हैं। सबके चेहरों पर रिलीफ होता है क्योंकि इतनी बड़ी डिजास्टर के बाद भी वो सब जिंदा थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।